स्टूडेंट्स, हम इन वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और कुछ अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम फिर इसके ढेर सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप किस टाइप के सिस्टम स्टडी करेंगे, जैसे एक मास स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें एक मास स्प्रिंग से अटैच्ड है और उस मास को हमने डिस्प्लेस किया एक छोटे डिस्प्लेसमेंट से और रिलीज किया, तो वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। एक और एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे एक सिंपल पेंडुलम, एक बॉब एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है, उसको हमने एक छोटे एंगल से डिस्प्लेस किया और रिलीज किया, तो फिर वो जो मोशन एग्जीक्यूट करेगा वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक बार मैग्नेट हमने लिया, उसको सस्पेंड किया एक स्ट्रिंग से और एक और बार मैग्नेट से उसको हमने डिस्प्लेस किया, फिर वो जो मोशन एग्जीक्यूट करेगा वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो इस टाइप के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे जिससे हम डीपली समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसा होता है। सबसे पहले हम एक मास स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं जिसमें एक स्प्रिंग दीवार से अटैच्ड है और एक मास उससे यहाँ अटैच है m। ये मास स्प्रिंग सिस्टम एक अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में रखा हुआ है और मैं एक एज्यूम कर रही हूँ कि जिस टेबल पे ये रखा हुआ है वो फ्रिक्शनलेस है, तो इस मास के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। अब और जिस पोजीशन में ये मास रखा हुआ है वो पोजीशन मैं ओरिजिन लूँगी, सो ये मेरी एक मीन पोजीशन होगी। अब जब मैं इस मास को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करूँगी तो इस मास पर कुछ फोर्स लगेगी, ये वापस आने की कोशिश करेगा। तो जब मैं इसको यहाँ डिस्प्लेस किया, ये वापस जाने की कोशिश करेगा। अब मैंने अगर इस मास को 2x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, 2x से डिस्प्लेस किया तो थोड़ी और ज़्यादा फोर्स लगेगी, 3x से किया तो थोड़ी और ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो हम देखेंगे कि जो ये फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और अगर हमने स्प्रिंग मास को खींचा है तो वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और अगर हमने इस मास को दबाया है तो वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं उसके ऑपोजिट लग रही है, तो इसलिए ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये हुक्स लॉ है, लेकिन ये हर सिचुएशन में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस मास को इतनी तेज़ी से खींचूं, इतनी दूर तक खींचूं, तो ये स्प्रिंग टूट सकता है या टेढ़ा हो सकता है, फिर उस पर इतनी फोर्स नहीं लगेगी, और जब टूट गया तो फोर्स लगेगी नहीं, तो तब उस सिचुएशन में ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। सो दिस इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन। सो ये इक्वेशन मेरी एक अप्रॉक्सीमेशन है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x। डिस्प्लेसमेंट x। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगी तो मैं लिख सकती हूँ f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू x। अब हम इस k के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैं 3 स्प्रिंग लेती हूँ जो अलग अलग तरीके के 3 स्प्रिंग हैं। सो एक ये स्प्रिंग है जिससे मास m अटैच है, एक और अलग तरीके का स्प्रिंग है जिससे मास m अटैच है, और एक अलग तरीके का स्प्रिंग है। तो ये तीनों स्प्रिंग एकदम डिफरेंट है, तो तीनों पे फोर्स भी डिफरेंट लगेगा। सो F1, ओके, तो इस पे F1 लग रहा है, इस पे F2 फोर्स लग रहा है और इस पर F3 फोर्स लग रहा है। तो किस चीज़ से निर्धारित होगा कि ये तीनों स्प्रिंग्स डिफरेंट हैं, ये तीनों फोर्सेस डिफरेंट हैं? तो इस इक्वेशन हमारे पास एक ही पैरामीटर है जो ये डिटरमाइन करेगा कि इन तीनों सिस्टम्स पे डिफरेंट फोर्स लग रही है, वो है k। सो दैट इज़ वाई, तो k जो है वो उस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। सो इसीलिए हम इस k को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। और आप देखोगे कि अगर हम इस मास को, तीनों मासेस को हम सेम डिस्प्लेसमेंट से स्ट्रेच कर रहे हैं, उसी केस में होगा, क्योंकि लेकिन फोर्सेस तीनों स्प्रिंग डिफरेंट हैं, तीनों के डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन
ये डिफरेंट फोर्सेस किसकी वजह से आ रहे हैं? डिफरेंट के की वजह से। तो के विल डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ स्प्रिंग वी हैव। तो इससे हमें यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि ये जो के है ये हमें बताएगा कि कैसा स्प्रिंग हमारे सिस्टम में है। अब और दूसरी एक और बात खास हम जानना चाहते हैं कि जो ये के है ये डायमेंशनफुल है या डायमेंशनलेस। तो हम इस इक्वेशन से साफ नज़र आता है कि लेफ़्ट साइड में हमारे पास डायमेंशंस फोर्स की है और राइट साइड में अगर मैं के को डायमेंशनलेस ले लूँ तो राइट साइड में डायमेंशंस हमारे पास किस चीज़ की है? लेंथ की। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए के को फोर्स पर यूनिट लेंथ की डायमेंशंस का होना पड़ेगा। तो हमें एक और बात इंपॉर्टेंट पता चली कि के की जो डायमेंशंस हैं, जो यूनिट्स हैं, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ की होंगी। तो एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा उसका डायमेंशन चेक कीजिए कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर आपने कोई मिस्टेक की होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इक्वेशन करेक्ट नहीं है। अब हमारे पास हम इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। अब आप जानते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये लॉ हमेशा वैलिड है। अगर मैं एक मास स्प्रिंग सिस्टम कर रही हूँ, समझ रही हूँ, तो F मेरा -kx है। और मैं अगर कुछ और सिस्टम समझ रही हूँ या पढ़ रही हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, दो चार्जेस हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है? k q1 q2 अपन r स्क्वायर। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर F चेंज होगा, लेकिन हमारा F इक्वल टू m में सेम रहेगा। सो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ इस सिस्टम के लिए? F इज इक्वल टू -kx मेरे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, m इंटू ए। अब इस एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ? m इंटू एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा एक्सेलरेशन हो गया सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x d2x बाई dt स्क्वायर। इसको और नीटली अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ d2x बाई dt स्क्वायर d2x बाई dt स्क्वायर प्लस m को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आती हूँ, k बाई m, x इज इक्वल टू 0। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने की ये है कि ये इक्वेशन वैलिड है फॉर k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मेरा k भी पॉजिटिव है, m भी पॉजिटिव है। तो मैं इस k बाई m को ओमेगा नॉट स्क्वायर डिनोट कर सकती हूँ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ऐसा करने से अगर मैं करती हूँ तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख सकती हूँ d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और इस ऑसिलेटर का मोशन है सिंपल मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अभी तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। एक दो बात मैं इसमें बता देना चाहती हूँ आपको कि ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है और होमोजीनियस है। इन सब टर्म्स का डिटेल में मैं आपको बताऊंगी धीरे धीरे। तो हमने इस वीडियो में हुक्स लॉ को एज्यूम करके, जो कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अप्रॉक्सीमेशन है, एक अपने मास स्प्रिंग सिस्टम का की इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला है। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का की इक्वेशन है। लेकिन हमने अभी तक ये नहीं समझा कि हमारा जो ये मास है वो टाइम के साथ कैसा मोशन करेगा, और इसके लिए हमें इस इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन है a cos ओमेगा t प्लस फाई।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि ए ये एम्पलीट्यूड क्यों है और ओमेगा क्या है और फाई फेस कांस्टेंट जो है उसका क्या मतलब है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे।